हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश ओवर चाय। आज का जो हमारा चैप्टर है ये 10th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी। मोस्ट प्रॉब्ली ये 15 या 16 इयर्स की थी जब इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने एक डायरी लिखी थी, इनको एक बर्थडे प्रेजेंट एक डायरी मिली थी, तो उसमें ये अपने डेली एंट्रीज लिखती थी। सो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से वो एक बुक है। उसमें इन्होंने अपनी बारे में जो इनका एक्सपीरियंसेस रहे उसके बारे में लिखा है, और उसी का ही एक एक्सर्प्ट जो है वो आपके इस बुक में एज अ चैप्टर दिया है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक की डायरी है उससे एक छोटा सा एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट मीन्स पार्ट। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट जो है वो आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं एनी फ्रैंक की क्या स्टोरी है। 2 साल तक वो बंद रही थी अपने परिवार के साथ, एक छोटी सी जगह में वो लोग रह रहे थे। जूइश थे, और जो अडोल्फ हिटलर की नाजीज की जो आर्मी थी, जो उनका एक अत्याचार वो लोग लोगों पे करते थे, स्पेशली जूइश जो लोग थे उनको वो लोग मार रहे थे। उससे बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ये लोग छुपे हुए थे। और 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। वो सारे एक्सपीरियंसेस एनी फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में लिखे हैं, और इस चैप्टर में उसके कुछ पार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए उसमें क्या क्या इन्होंने डिस्कस किया है, कौन कौन से चीजों का मेंशन किया है वो हम देखेंगे आगे। पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऑथर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, और वन लाइनर्स आपके 10 छोटे से क्वेश्चन आंसर्स का सेट है जो आपके रिवीजन के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनी फ्रैंक का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये डायरी राइटर है एनी फ्रैंक। 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी और मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। सो वही 15 या 16 साल की एज थी। ये जर्मनी में पैदा हुई थी, जूविश लड़की थी। ही रोट अ रिनाउंड डायरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। सो वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था तब ये अपने परिवार के साथ जब छुपी हुई थी, तो इन्होंने वो डायरी लिखी थी जो बहुत ही रिनाउंड यानी कि बहुत ही पॉपुलर डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उसमें इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस, क्या क्या ये फील करती हैं, वो इन्होंने लिखे थे। हाइडिंग प्लेस, अब इनकी जो छुपने वाली जगह थी वो क्या थी? टू एस्केप द नाजीज। नाजी जो थे वो अडोल्फ हिटलर के द्वारा लेड किए गए थे। अडोल्फ हिटलर जो थे, अडोल्फ हिटलर लीडर थे ये नाजीज के, और ये लोग अत्याचार करते थे लोगों पे। स्पेशली जो जूइश लोग थे उनको ये मार रहे थे, उनकी जान ले रहे थे, और बहुत ज्यादा जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब मास मर्डरिंग उस समय चल रही थी, और बिल्कुल ह्यूमैनिटी जैसे खत्म सी हो गई थी जब ये नाजीज जो थे वो अटैक कर रहे थे। तो नाजीज को एस्केप करने के लिए, उनसे बचने के लिए एनी और उनकी जो फैमिली थी वो एम्स्टरडैम के एक एनेक्स में 2 साल से भी ज्यादा समय तक रही है। सो एनेक्स क्या जगह होती है? एनेक्स इनकी जो छुपने की जगह थी। एक इनके जो फादर थे उनका बिजनेस था, और एक बुक शेल्फ बड़ी सी लगी हुई थी दीवार में, और वहां पे उसके पीछे, उस बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट कमरा था। तो एनी फ्रैंक और उनके फैमिली के जो लोग थे वो वहां पे छुपे हुए थे। ट्रैजिक फेट, बहुत ही इनका दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य रहा है। अब इतने 2 साल से भी ऊपर छुपने के बाद भी 1944 में इनको कैप्चर कर लिया गया था, यानी कि इनको बंदी बना लिया था, एनी फ्रैंक और उनकी बहन को। और वो लोग नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उनकी डेथ हो गई थी। कंसेंट्रेशन कैंप्स जो होते हैं वो नाजीज के समय में जो भी जूइश लोग होते थे, या जो भी अडोल्फ हिटलर को लगता था लोग जो उसको नहीं पसंद थे, वो उन सबको ले जाकर के कंसंट्रेशन कैंप्स में रख देता था। वो बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह वहां पे लोग रहते थे। उनके साथ ये लोग बहुत अत्याचार करते थे, एकदम स्लेव्स की तरह उनको ट्रीट करते थे। और कोई कुछ लोग डर से, कुछ लोग मार खा के या किसी भी तरह से लोगों की डेथ हो जाती थी। तो एनी और उनकी बहन भी कंसंट्रेशन कैंप में उनको ले जाया गया था, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। Legacy, her diary is a poignant testament to the Holocaust's human impact, and the Anne Frank House in Amsterdam stands as a museum dedicated to her memory. अब ये जो इनकी डायरी है ये बहुत ही पॉइगनेंट सा एक टेस्टमेंट है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एक जैसे कहते हैं ना कि
मास्टरपीस जिसको कहते हैं, कुछ रिटन टेक्स्ट है जिसमें हॉलोकॉस्ट के बारे में मेंशन है। हॉलोकॉस्ट का मतलब जो मास मर्डरिंग करवाई थी एडोल्फ हिटलर ने, उसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। क्या असर दिखाया था ह्यूमंस पे, क्या अत्याचार किया था, मानवता शर्मसार हो गई थी, क्या असर पड़ा था लोगों के ऊपर फिजिकली, मेंटली, ये सारी चीजें उस डायरी में मेंशन्ड है। और एनी फ्रैंक का जो घर है एम्स्टरडैम में, वो अब टर्न हो गया है, उनका जो घर है वो अब म्यूजियम बन गया है, और उनकी मेमोरी में, उनकी याद में उसको म्यूजियम की तरह बना दिया गया है। और वहां पे लोग जाते हैं, देखते हैं कि एनी फ्रैंक कहाँ बैठ के डायरी लिखती थी, क्या करती थी, ये सारी चीजें वो म्यूजियम की तरह है। इफ यू एवर विजिट एम्स्टरडैम, सो यू कैन ऑल्सो गो टू द एनी फ्रैंक हाउस एंड सी दैट म्यूजियम। बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. अब वो डायरी में ही लिखती हैं कि डायरी लिखना मेरे जैसे एक इंसान के लिए बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, अजीब होना, कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत अजीब है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी कुछ पहले लिखा नहीं, तो इनके लिए क्यों अजीब एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कभी पहले डायरी राइटिंग की नहीं है। तो यही सिर्फ एक बात नहीं है कि पहले लिखी नहीं है डायरी, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Musings का क्या मतलब होता है हम देख लेते हैं। Musings का मतलब होता है थॉट, कुछ सोचना, ठीक है, हमारे क्या विचार हैं। तो ये बोलते हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए मेरे लिए बहुत अजीब सा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आगे जाके ना ही मैं ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा ये जानने में कि एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के क्या विचार हैं, वो क्या व्यूज रखती है, क्या उसकी ओपिनियंस है, ये सारी चीजें जानने में कोई क्यों ही इंटरेस्ट लेगा। और शायद आगे जाकर के मैं भी अपनी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट ना लूं। तो उनको ये लगता था कि एक 13 साल की लड़की की कोई बात या उसकी डायरी में उसकी क्या एक्सपीरियंसेस को कौन ही सुनेगा। और देखिए एकदम उलट हुआ है, आज उनकी जो डायरी है एक मास्टरपीस बन गई है, और एक 13 साल की लड़की की लिखी हुई डायरी आज वर्ल्ड फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो अब कहती है कि अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आगे जाके इंटरेस्ट लेगा या नहीं, या मैं इंटरेस्ट लूंगी या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड गेट ऑल द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मेरे सीने पे भार है, यानी कि यहाँ पे चेस्ट से मतलब हुआ दिल में, यानी कि इतनी सारी चीजें मेरे साथ होती रहती हैं, तो मैं दिल पे जो बोझ है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, और दिल पे एक बोझ है, एक प्रेशर सा महसूस होता है, कोई चीज पसंद नहीं आई, कोई चीज बुरी लगी, तो आई वॉन्ट टू गेट ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ, यानी कि मैं उन सारी चीजों को अपने दिल से निकालना चाहती हूँ। तो निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं डायरी में लिख दूं और वो अपने बोझ को हल्का कर दूं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कहने का यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको समझिएगा। क्यों ये डायरी में लिखना चाहती हैं, क्योंकि कहती हैं कि मैं अपने दिल का जो बोझ है वो लोगों से कहूं तो लोगों में उतना पेशेंस नहीं होता है, या लोग आपकी बात उतने ध्यान से नहीं सुनते हैं जितना ध्यान से या जितनी धैर्य से एक पेपर आपकी बात सुनेगा। कहने का मतलब है कि आप जब अपनी चीजें डायरी में लिखेंगे, तो डायरी एक नॉन लिविंग थिंग है, वो उस अपनी कोई ओपिनियन, या वो जल्दी थक तो जाएगी नहीं आपकी बातें सुन सुन के कि आप लिखने में कि आप इतना क्यों लिख रहे हो, उतना क्यों लिख रहे हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, यहाँ पे पेपर को एक ह्यूमन की तरह देखा गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, कि पेपर जो है उसमें लोगों से ज्यादा सब्र है, ज्यादा धैर्य है, कि पेपर हम ज्यादा पेशेंटली मेरे साथ डील करेगा, कि मैं कुछ भी कितना भी उसमें लिखती चली जाऊं, मैं पूरा पूरा दिन लिखूं तब भी वो मुझसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन लोगों को अगर मैं अपने दिल का कुछ हाल बताऊंगी, अपना बोझ हल्का करना चाहूंगी, तो लोग बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाएंगे। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अभी सोच रही है कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि पेपर जो होता है उसमें ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से, ये चीज उन्होंने उस दिन सोची थी, या तब ये ख्याल इनके मन में आया था जब ये थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी, थोड़ा परेशान सी थी, और घर पे ये बैठी हुई थी, अपने हाथों में ऐसे चिन
इस तरह से करते हुए कभी-कभी हम लोग नहीं अपने चिन पे अपना ऐसे हाथ रख लेते हैं और ऐसे करके बैठ जाते हैं जब कभी भी हम उदास होते हैं, तो वैसे भी अपने हाथ जो है अपने चिन पे रखी हुई थी, यानी कि अपनी जो ठुड्डी है उस पे रखी हुई थी और कुछ सोच रही थी, बहुत ही उदास थी, बहुत बोर हो रही थी उस समय। लिस्टलेस मतलब कुछ भी करने को नहीं था। जैसे हमारे पास जब कई सारी चीजें होती है ना, आज हम ये भी करेंगे, ये भी करना है, हमें देखो वहां भी जाना है, तो एक लिस्ट बनाते हैं हम। क्या है ये लिस्ट ही तो है ना। तो ये कह रही है कि कुछ लिस्टलेस में घूम रही थी, कुछ मेरे पास करने को नहीं था और मैं ये सोच रही थी कि मैं घर पे रहूं या बाहर जाऊं, तो कुछ भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा था। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अब ये क्या डिसाइड करती है जब ये बोर हो रही होती है कि मैं घर पे रुकूं कि बाहर कहीं घूमने चली जाऊं, तो ये फाइनली वहीं पे ही रुकती हैं जहां पे ये होती हैं, यानी कि घर पे। ठीक है, होम में ये जहाँ पे अपने घर पे बैठी होती है, तो ये फाइनली डिसाइड करती है कि जहाँ पे ये है वहीं रहेंगी, यानी कि घर पे। ब्रूडिंग, ब्रूड करने का क्या मतलब होता है? डीपली थिंकिंग समथिंग। ठीक है, डीपली किसी चीज के बारे में सोचना। तो क्या ये सोच रही थी कि हाँ, पेपर के में काफी ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की कंपैरिजन में, और मैं जो हूँ, मैंने ऐसा ये प्लान किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और को ये जो स्टिफ बैग नोटबुक है, स्टिफ बैग का क्या मतलब होता है? पेपर बैग। इस तरह से आपने देखा होगा ना, कुछ जो बुक्स होती है उनका जो कवर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और कुछ हार्ड कवर वाली होती है, पेपर बैग जिनको कहते हैं, उसको स्टिफ बैग। तो ये हमें पता चल रहा है कि जो उनकी डायरी है वो थोड़ा सा स्टिफ बैग थी, हार्ड कवर वाली थी। तो अभी आगे क्या बोलती है कि पेपर के पास तो ज्यादा पेशेंस है, और चूंकि मैंने ये प्लान किया है कि मैं किसी और को अपनी ये स्टिफ बैग वाली नोटबुक, जिसको हम डायरी के नाम से जानते हैं, उसे किसी को मैं पढ़ने तो दूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरा पूरी पर्सनल डायरी होगी, और तब तक मैं किसी को नहीं पढ़ने दूंगी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, जब तक वो मुझे सच्चा साथी नहीं मिल जाता जिसको मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूं कि मैं अपनी डायरी दिखा सकूं। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा कि मैं डायरी में क्या लिखती हूँ, कब लिखती हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये डायरी जो है पूरी तरह से मेरे और डायरी के बीच की सारी बातें हैं। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. And I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. अब ये क्या कहती हैं कि मैं वापस से उसी पॉइंट पे आती हूँ जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया था। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, इंस्पायर करना। जिसने मुझे प्रेरित किया था कि मैं डायरी को रखूं इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि सबसे पहली बार जो ख्याल आया था कि मुझे डायरी रखनी चाहिए, वो क्या पॉइंट था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और मुझे ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ये बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं डायरी को रखूंगी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। और फिर बाद में कहती है कि हाँ, मैं अकेली हूं भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, इट इज नॉट द केस। मेरे पास बहुत प्यार करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे 16 साल की बड़ी बहन है, और अबाउट 30 लोग होंगे, मतलब बहुत लोग होंगे जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। अबाउट 30 पीपल जिनको मैं अपना दोस्त कहूँ। मेरे अच्छी फैमिली है, मेरी जो आंट्स है, यानी कि मेरी जो मामी चाची, ये सब जो हमारे यहाँ फैमिलीज में होते हैं ना, बहुत ही प्यार करने वाली आंट्स है मेरे पास, बहुत ही अच्छा एक घर है मेरे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने आप को अकेला महसूस करूं या कुछ भी मुझे बुरा लगे। No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday details. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. तो अभी पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक 16 साल की बहन है और अराउंड 30 लोग होंगे कम से कम जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। मेरे आंट अंकल्स हैं और मेरे पेरेंट्स है, सब कुछ है। और सरफेस पे, यानी कि ऊपर ऊपर से देखने में, अगर कोई दूर से देखे तो सबको लगेगा कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, और वो क्या है? एक सच्चा दोस्त। ठीक है। अब आगे वो क्या कहती हैं कि जब मैं दोस्तों के साथ अपने होती हूँ, जो भी मेरे
कई सारे फ्रेंड्स जिनको मैं कहती हूँ, उनके साथ मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ जब भी मैं उनसे मिलती हूँ। लेकिन जो भी ऑर्डिनरी रोजमर्रा की चीजें होती है डिस्कस करने वाली, रूटीन वाली, कि हाँ थोड़ा बहुत जो बात कर लिया मेन मेन टॉपिक्स पे, उनके अलावा मैं और किसी टॉपिक पे उन लोगों से बात नहीं कर पाती। और इससे ज्यादा और डीप में जा करके बात करना और क्लोज बात करना, थोड़ा और पर्सनल चीजें अपनी बताना, ये सारी चीजें मैं उनसे शेयर नहीं कर पाती हूँ, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो आगे कहती है कि मे बी ये शायद ये मेरी ही गलती है कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का क्या मतलब होता है? विश्वास करना। कि हो सकता है मेरी गलती हो कि हम लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। हम बहुत अपना कोई डीप सीक्रेट अगर सामने वाले को बताएंगे तो वो मे बी किसी से कह दे या स्प्रेड हो जाए, अफवाह फैल जाए, तो इन सारी चीजों को लेकर के वो डरती थी और वो किसी से अपनी बात नहीं कह पाती थी। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. Liable means इच्छुक होना, ठीक है? इस सेंस में यहाँ पे liable का मतलब इच्छुक है, बाकी और भी कई सारे मीनिंग्स होते हैं liable के, but here I'm telling you the meaning what is used in this chapter. तो भी कहते हैं कि किसी भी केस में अब जैसा जो चल रहा है, जैसे चीजें हैं वैसी हैं, और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, यानी कि कोई भी इच्छुक नहीं है, जो भी चीजें ऐसे चल रही हैं वो कोई भी इंटरेस्ट ले रहा है, ना वो इंटरेस्ट ले रही है, ना सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है उन चीजों को चेंज करने के लिए। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी। और यही रीजन है कि कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है मेरे पास कि मैं सब कुछ खुल के उससे कह सकूं, बिल्कुल दिल की एक एक बात। तो यही एक रीजन है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. अभी कह रहे हैं कि ये जो लंबा समय मैंने इंतजार किया है अपने फ्रेंड का, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में मैंने जो एक छवि बनाई है अपने फ्रेंड की, जो बहुत लंबे समय से मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ, तो वो ये डायरी है। और मैं जैसे और लोग करते हैं, ज्यादातर लोग अपनी डायरी में फैक्ट्स लिखते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमारी रूटीन में ये हुआ, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। सिर्फ जॉट डाउन करना है। जॉट डाउन करना मतलब लिस्ट लिखना है एक लिस्ट में कि हाँ पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये। उस तरह से मैं जॉट डाउन नहीं करना चाहती हूँ फैक्ट्स कि हाँ ये हुआ वो हुआ, इस तरह की चीजें और लोगों की तरह। बल्कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस डायरी को अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ, और मैंने इस डायरी का एक नाम रखा है। और उन्होंने क्या नाम रखा उस डायरी का? किटी। कि मैं इस डायरी को किटी कह के बुलाऊंगी और इसको किटी की तरह इसको पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my family, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. अभी क्या कहती है कि अब ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। और हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा जो भी मैं कहानियां किटी में लिखूंगी, यानी कि अपनी डायरी में जो भी मैं स्टोरीज लिखूंगी, अपनी चीजों के बारे में लिखूंगी, वो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल एक शब्द भी उसका समझ नहीं पाएगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। प्लंज का क्या मतलब होता है? स्टार्ट करना। वैसे प्लंज का मतलब होता है छलांग लगा देना। यानी कि अभी किटी जो डायरी है उसमें अगर मैंने छलांग लगा दी, यानी कि मैंने बिल्कुल इसमें लिखना स्टार्ट कर दिया अपनी स्टोरीज के बारे में, तो कोई भी व्यक्ति इसका एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा। तो चूंकि ऐसा होगा तो बेटर है मेरे लिए कि मैं एक छोटा सा स्केच अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर दूं, प्रोवाइड कर दूं। मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली का, अपनी लाइफ के बारे में मैं दे दूं। और मुझे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट लेट मी गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। फिर वो बताती हैं आगे कि मेरे जो फादर हैं, मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। बहुत ही अडोरेबल का मतलब होता है बहुत ही प्यारा। सबसे प्यारे पिता जो मैंने आज तक देखे हैं, सबको अपने फादर और मदर बहुत ही प्यारे लगते हैं, वैसे ही एनी फ्रैंक को भी लगते थे। तो सबसे प्यारे पिता जो मैंने आज तक नहीं देखे, वो मेरी मदर से तब तक शादी नहीं करना चाहते थे जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए, और मदर जो थी वो 25 ईयर्स की नहीं होगी। जब तक ये एज उन्होंने नहीं हासिल कर ली तब तक उन्होंने शादी नहीं की। My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12th June 1929. अब ये आगे अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं कि जो इनकी बहन मार्गरेट थी वो फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहां पे 1926 में बॉर्न हुई थी। और ये खुद अपने लिए बताती है कि 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी।
I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. अभी 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही थी और इनके जो फादर थे वो 1933 में होलैंड शिफ्ट हो गए थे। इमिग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इमिग्रेटेड का मतलब होता है एक कंट्री को छोड़ करके या एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। तो इनके जो फादर थे वो इमिग्रेट कर गए थे होलैंड में 1933 में। My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. अभी अपनी मदर के बारे में बताती हूँ, उनका नाम है ईडिथ होलैंडर फ्रैंक। वो उनके साथ होलैंड गई थी सितंबर में, ठीक है। और मार्गेट उनकी जो बहन है और वो यानी कि एनी फ्रैंक खुद, उनको आकन नाम की एक जगह है वहां पे भेज दिया गया था उनकी ग्रैंडमदर दादी के साथ रहने के लिए। Margaret went to Holland in December and I followed in February, where I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. प्लंक्ड का क्या मतलब होता है? प्लंक मतलब प्लेस कर देना, किसी चीज को रख देना। तो अभी कहते हैं कि सितंबर में इनके पेरेंट्स चले गए थे होलैंड, फिर मार्गरेट जो उनकी बहन थी वो होलैंड पहुंची थी दिसंबर में, और फरवरी में एनी फ्रैंक खुद होलैंड पहुंच गई थी, जहां पर मार्गरेट का जिस दिन बर्थडे था तो एक बर्थडे गिफ्ट की तरह टेबल पे एनी फ्रैंक को प्लेस कर दिया गया था, रख दिया गया था मार्गरेट का एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह, क्योंकि 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए थे मार्गरेट को एनी फ्रैंक से अलग हुए, और वो देख करके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, खुश हो गई थी। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. अभी कहते हैं कि वहां पे जब मैं पहुंची थी तो मैंने वहां पहुंचते ही मॉन्टेसरी में यानी कि जो केजी क्लासेस होते हैं ना, उसमें नर्सरी स्कूल में इनका एडमिशन हो गया था और 6 साल की उम्र तक ये वहां रही थी। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी पढ़ाई तब ये फर्स्ट फॉर्म में थी, यानी कि फर्स्ट क्लास में थी, क्लास 1 में थी, तब 6 साल की उम्र में तब इनका वहां पे एडमिशन हुआ था। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. अब sixth form का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, क्लास होता है फॉर्म का मतलब। क्लास 6 में इनकी जो टीचर थी वो मिसेस क्यूपरस थी, जो कि हेडमिस्ट्रेस थी यानी कि प्रिंसिपल थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब जब साल खत्म हो गया क्लास 6 में जब ये पढ़ती थी, तो जब पूरा साल कंप्लीट हो गया 6 का और ये अगले ग्रेड में जाने लग गई, तो दोनों लोग बहुत रो रही थी, ये भी और इनकी हेडमिस्ट्रेस भी, और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाला वो विदाई थी इनकी, और अब ये किसी दूसरी जगह जाकर के पढ़ने वाली थी। तो इनको बहुत दुख लग रहा था अपनी प्रिंसिपल से सेपरेट होने में, अलग होने में। ये काफी अच्छी टीचर एनी फ्रैंक की रही थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो समर था यानी कि 1941 की गर्मियों में, गर्मी के मौसम में जो इनकी ग्रैंडमा थी वो बीमार हो गई थी और उनका ऑपरेशन होना था, तो इनका जो बर्थडे था, ऑब्वियसली इनका बर्थडे 12 जून को पड़ता है, तो उस समय गर्मी का मौसम रहता है, तो इनकी जो बर्थडे थी यानी फ्रैंक की, वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन में ऐसे ही पास हो गई, क्योंकि इनकी ग्रैंडमा की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में इनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता मैं कितना उनके बारे में अभी भी सोचती हूँ और मैं कितना उनसे प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब ये वाला जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का, ये दूसरे चीज को, उस चीज को मेकअप करने के लिए था, यानी उस चीज से उबरने के लिए था और अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। और ग्रैंडमा जो थी जिनकी डेथ हो गई थी जनवरी में, तो जून में जब इनका बर्थडे आया था तो उनकी भी कैंडल जलाई गई थी बाकी सबकी कैंडल के साथ। मे बी इनके घर का या उस जगह का ये कल्चर होगा कि जो केक होगा उसमें सबके नाम की एक एक कैंडल रखी जाती होगी, तो ग्रैंडमा को याद करने के लिए उनकी नाम की भी कैंडल वहां पे जलाई गई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. अभी कह रहे हैं कि हम जो 4 लोग हैं अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब हम अपना, हमारी लाइफ सही चल रही है, वी आर गोइंग वेरी वेल। और ये इसके साथ ही मैं अब आ जाती हूँ आज की डेट पे, जो आज प्रेजेंट डेट है, और वो प्रेजेंट डेट जो वो डायरी में लिखी है वो कौन सी डेट है? 20 जून 1942, यानी कि इनकी बर्थडे निकले हुए अभी कुछ ही दिन हुआ है, और 20 जून 1942 की ये डायरी की एंट्री है।
और इन्होंने क्या कहा है, एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सॉलम का मतलब होता है बहुत ही किसी चीज को लेकर के सीरियस होना और सिंसियर होना किसी चीज के प्रति, कि अब मैं 20 जून 1942, ये जो प्रेजेंट डेट है, ये अब यहाँ से मार्क होता है कि मैं बहुत ही सिंसियरली डेडिकेट कर रही हूँ अपनी चीजों को डायरी के प्रति, यानी कि मैं बहुत अच्छे से रेगुलरली सिंसियरली ये डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ। तो अब जो है ये एनी फ्रैंक की पहली अब एंट्री होने जा रही है और 20 जून 1942 की को ये अब डायरी अपनी लिखना शुरू कर रही है और बहुत ही सिंसियरली अब ये अपनी डायरी लिखेंगी। तो अभी क्या लिख रही हैं? डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स जो है ये एक इडियम है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा नर्वस फील करना। ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना। क्या उसका रीजन था? ऑफ कोर्स द रीजन इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। अब क्यों सब लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे? क्योंकि अब इनका रिजल्ट आने वाला था और ये पता चलने वाला था, टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन पास होकर के अगले फॉर्म में यानी कि अगले क्लास में जाएगा और कौन जो है वो फेल हो गया है और इसी क्लास को रिपीट करेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधे से ज्यादा क्लास जो है वो बेट्स लगा रहा था, यानी कि शर्तें लगा रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा या तुम पास हो जाओगे, इस तरह से कि देखना है लगी शर्त मैं अगले क्लास में जा रहा हूँ या ये फेल हो जाएगा, इस तरह की शर्तें आधे से ज्यादा क्लास लगा रहा था। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jobs, who have staked their entire holiday saving on their bet. GN यहाँ पे उनकी कोई फ्रेंड होंगी जिनका यहाँ पे मेंशन है, पूरा नाम नहीं दिया है, GN शॉर्ट इनिशियल्स दिए हैं और वो कह रही है कि GN और मैं, हम दोनों लोग बहुत ज्यादा हंसे, बहुत ज्यादा हमें हंसी आई, सिली मतलब बहुत ही इस बेवकूफी की भरी चीजों पे, कि किन पे हंसी आई, किसको इन्हें ये सिली बोल रही है? जो इनके पीछे बैठे दो लड़के थे, उन दोनों के नाम क्या थे? एक था CN, ये भी इनिशियल दिया हुआ है, और दूसरे लड़के का नाम था जॉक्स। इन दोनों लड़कों की सिली सी चीज पे बहुत ज्यादा हंसी आई और वो सिली चीज क्या थी कि उन लड़कों ने अपने पूरे जितनी उनकी छुट्टियां थी उसमें जो भी उन्होंने सेविंग्स की थी, जो भी पैसे बचाए थे, उन सबको स्टेक कर दिया था अपनी इस शर्त शर्त पे। स्टेक करने का क्या मतलब होता है? बेट कर दिया था, दांव पे लगा देना। तो ये दोनों लड़कियां जो होती हैं अपने पीछे बैठे लड़कों पे हंस रही होती हैं, क्योंकि अपने छुट्टियों में जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत बचत की होती है, जो भी उनको पैसे मिले होते हैं, वो सारा पैसा वो इस पे दांव लगा देते हैं, इस शर्त पे कि कौन आगे पास होगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. Pleading का क्या मतलब होता है? रिक्वेस्ट करना। तो भी कह रहे हैं कि सुबह से लेके रात तक बस एक ही चीज चल रही है कि हाँ तुम पास हो जाओगी, नहीं 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 मैं पास नहीं हो पाऊंगी, नहीं नहीं तुम पास हो जाओगी, नहीं 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 मैं पास नहीं हो पाऊंगी, यही चल रहा है मॉर्निंग से लेके नाइट तक। अब जी जो है ये किसी को मेंशन कर रही हैं जिनका नाम हमें नहीं पता, सिर्फ इनिशियल्स दिए हुए हैं, कि जी की जो रिक्वेस्ट भरी ग्लांसेस मतलब आंखों से देखना, मतलब आंखों से रिक्वेस्ट करना, प्लीज थोड़ा सा मत ऐसा करो, इस तरह से। और मेरे जो एंग्री आउटबर्स्ट थे, यानी कि मैं गुस्से में चिल्ला रही थी कि ये सब करना बंद कर दो, कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, तब भी वो लोग काम, ये दोनों चीजें भी उनको काम नहीं कर रही थी, उन्हें शांत नहीं कर रही थी। If you ask me, there's so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अभी कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछिए कि जो सबसे चल रहा है सुबह से लेकर रात तक कि पास होंगे कि नहीं होंगे, तो मुझसे कोई पूछे ना तो आधे से ज्यादा क्लास, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी कि 100 में से 25% क्लास जो है उसको केप्ट बैक, यानी कि इसी क्लास में रिपीट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया एकेडमिकली। लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो क्वार्टर ऑफ द क्लास फेल होना चाहिए, लेकिन क्या पता टीचर्स का कि वो किसको पास कर दे और किसको फेल कर दे, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं पृथ्वी के। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब ये कह रही है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, यानी कि जो लड़कियां मेरी जो दोस्त हैं, उनके लिए और मेरे लिए, अपने लिए मैं बहुत ज्यादा, मुझे चिंता नहीं है। वील मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे और अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। दी ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है कि मैं पास होंगी कि नहीं, वो मैथ्स है। एनी वे, ऑल वी कैन डू इज टू वेट। कह रही है कि और
एनीवेज ज्यादा तो कुछ हम कर नहीं सकते, बस एक ही चीज कर सकते हैं और वो है इंतजार करना, वेट करना हमारे रिजल्ट्स का. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. अभी कहते हैं कि तब तक के लिए हम क्या है कि हम एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि अरे दिल छोटा मत करो और सब कुछ जो भी होगा अच्छा होगा, इस तरह का दिलासा हम एक दूसरे को दे सकते हैं और वही हम कर रहे हैं और सिवाय इंतजार करने के और कुछ नहीं कर सकते. और फिर वो आगे कहती है कि मेरी जो इक्वेशन है मेरे टीचर्स के साथ वो काफी अच्छी है, यानी कि मेरा जो एक रैपो है टीचर्स के साथ, जो उनके साथ एक रिलेशन है काफी अच्छा है. और 9 टीचर्स है मेरी, 7 उसमें से मेन है और 2 विमेन टीचर, 2 मतलब फीमेल टीचर्स हैं. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब जैसा ज्यादातर लड़कियों के साथ या ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ लड़के भी होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, क्लास में बहुत बात करते हैं और टीचर्स उनको बार बार टोकते हैं. आपके साथ भी होता ही होगा और मेरे साथ भी होता था जब मैं पढ़ाती थी. तो मिस्टर कीजिंग जो है वो एनी फ्रैंक के मैथ्स के टीचर हैं. ओल्ड फॉगी का क्या मतलब होता है? फॉगी मीन्स बहुत ही ओल्ड फैशन, बहुत ही कंजर्वेटिव होना, पुराने ख्यालात के होना. तो वो मैथ्स के उनके टीचर थे मिस्टर कीजिंग. वो उनसे हमेशा चिढ़े रहते थे एनी फ्रैंक से फॉर एजेस, मतलब युगों युगों से, सालों से वो मुझसे चिढ़ते रहते. ये इसको हाइपरबोली का यूज किया गया यहाँ पे. फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोली. मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच जो भी मुझे लगता है वो बताती चल रही हूँ. और वो क्यों उनसे चिढ़े रहते थे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, क्लास में बहुत बात करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. और कई बार लगातार वो उनको वार्निंग दे चुके थे और जब इन्होंने नहीं सुना एनी फ्रैंक ने, तो उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट उन्हें असाइन कर दिया. एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. अब वो जो ऐसे इन्होंने लिखने को दिया था एज अ पनिशमेंट एनी फ्रैंक को, क्योंकि क्लास में बहुत बात करती थी, और उसका टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स जनरली हम किसको बोलते हैं? टॉकेटिव पर्सन को, जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको हम चैटर बॉक्स कहते हैं, कि चैटर करने वाला, बहुत ज्यादा पटर पटर करने वाला. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अभी कहती है कि चैटर बॉक्स, इसके बारे में मैं क्या लिखूं, क्या ऐसे लिखूं मैं चैटर बॉक्स के बारे में. I'd worry about that later, I decided. अब ये मैं क्या लिखूं इसके बारे में, ये मैं इसके बारे में चिंता मैं बाद में करूंगी, ये मैंने डिसाइड किया. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अभी उन्होंने क्या किया कि मैं क्या टॉपिक लिखूं ये सब मैं बाद में डिसाइड करूंगी. मैंने अपनी नोटबुक पे एक टाइटल लिखा, टक कर लिया उसको अपने बैग में. टक करने का मतलब वैसे तो जैसे आप देख रहे होंगे इस इमेज में, अपनी शर्ट को, अपने जो लोअर ये पहने हुए उसमें टक अंदर की तरफ टक कर रहा है. तो टक इन माय बैग मतलब पुट इनसाइड माय बैग, अपने बैग में रख दिया डायरी को. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैं थोड़ी देर चुप बैठने की कोशिश करने लगी. That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. अब उस दिन जब ये शाम को अपने घर गई, तो जब इन्होंने अपने बाकी का होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो वो जो एसे के बारे में लिखना था वो चीज इनको याद आई. कॉट माई आई मतलब वो चीज मैं क्या लिखूं, उसके बारे में इन्होंने सोचने की शुरुआत कर दी कि अब उसके बारे में भी डिसाइड करना है कि क्या लिखना है. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. तो जैसे ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि कुछ जब लोग सोच रहे होते हैं तो पेन का जो एंड होता है उसको ऐसे ऐसे करके चबाते हैं दांतों के बीच में रख के. तो वही एनी फ्रैंक भी कर रही थी कि जब वो ये सोच रही थी कि वो ऐसे में क्या लिखेंगी, तो वो भी अपना फाउंटेन पेन जो था उसको चू कर रही थी, उसको चबा चबा करके सोच रही थी. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing has assigned me and was satisfied. अब ramble का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है? भटकते रहना. अब ये क्या कह रही है कि कोई भी इंसान क्या कर सकता था कि अगर ऐसे का टॉपिक लिखना है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा, फिर थोड़ा सा बहुत लंबा सा गैप देकर के फिर यहाँ दूसरा वर्ड लिखा, फिर थोड़ा सा ज्यादा गैप देकर के यहाँ तीसरा वर्ड लिखा. इस तरह से बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ करके, वर्ड्स के बीच में काफी काफी स्पेसेस छोड़ करके कोई भी ऐसे भटकते हुए कुछ भी लिख सकता था. भटकते रहना, रैम्बल करना मतलब ऐसा भटकते हुए कुछ भी उल्टा सीधा जो मन में आया, बड़े बड़े स्पेसेस बीच में छोड़ दिए शब्दों के ताकि वो थोड़ा बड़ा लगे देखने में. ऐसे आप में से भी बहुत से लोग करते होंगे और वैसा कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या थी? यहाँ पे क्या करना था कि ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लेके आने थे.
कन्विंसिंग मतलब किसी को विश्वास दिलाने वाला कि कोई हमारी बात पे यकीन कर ले, हम किसी को कन्विंस कर दें। कि यहाँ पे ट्रिक ये नहीं थी कि हम ऐसा कुछ भी लिख दें रैम्बल करते हुए। यहाँ पे ट्रिक ये थी कि हमें थोड़ा-सा कन्विंस करते हुए विश्वास दिलाने वाले फैक्ट्स लिखने थे, आर्गुमेंट्स लिखने थे, जो ये प्रूव करे कि बात करना कितना ज़्यादा क्लास में ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ लिखनी थी, उसके लिए सामने वाले टीचर को विश्वास दिलाना था। तो ये चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट थी सोचना कि कैसे करेंगे, और देखते हैं एनी फ्रैंक आगे क्या करती हैं। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो इन्होंने बहुत सोचा और अचानक से इनको एक आइडिया आया। इन्होंने 3 पेजेस लिखे जो मिस्टर कीजिंग ने इनको असाइन किए थे लिखने के लिए, और ये सेटिस्फाइड थी जो भी इन्होंने ऐसे अपने लिखा था। I argued that talking is a student's trait and I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about the inherited traits. सो ट्रेट का मतलब पहले जान लेते क्या होता है। ट्रेट का मतलब होता है प्रवृत्ति या कोई चीज का हमारा एक नेचर बन जाता है, उसको हम ट्रेट कहते हैं। और इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हमें अपने एंसेस्टर्स से विरासत में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो फेशियल फीचर्स होंगे या कुछ आदतें होंगी, या आपके बाल या किसी की आंखें उनके पेरेंट्स पे चली जाती है, कोई अपनी मदर की तरह किसी की आंखें होती है, किसी की फादर की जैसे बाल होते हैं। तो ये सारी चीजों को इनहेरिट करना कहते हैं, जब आप फिजिकल ट्रेट्स या और भी जो चीजें हैं वो विरासत में अपने पेरेंट्स से पाते हैं। तो इन्होंने क्या अपने ऐसे में लिखा जो एक इनको कन्विंसिंग चीज लिखनी थी ना कि टॉकिंग जो है वो क्यों नेसेसरी होती है। तो इन्होंने लिखा कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति होती है, स्टूडेंट्स का ऐसा नेचर होता है कि वो टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको कंट्रोल में रखूं, कम से कम बात करूं, अंडर कंट्रोल रखूं। लेकिन मैं अपनी इस बात करने की आदत से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगी, मैं अपना आप इलाज नहीं कर पाऊंगी, क्योर माई सेल्फ मतलब अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगी इस आदत से। क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बात करती हैं, उतनी नहीं जितनी मैं करती हूँ, लेकिन उससे कम भी नहीं। मेरी मदर जितनी क्यों बहुत बात करती है, इसलिए मैं भी उन्हीं की तरह मेरी हैबिट हुई है। और जो भी चीजें आपको विरासत में मिली अपने पेरेंट्स से, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ये जो बोलने वाली, मेरी जो टॉकेटिव वाली आदत है, ये मेरी मम्मी से मुझे मिली है, तो ये चीज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्ट्स इन्होंने अपने ऐसे में लिखे। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब मिस्टर कीजिंग जो इनके टीचर थे, उन्होंने जब ये ऐसे पढ़ा, इनके ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पढ़े कन्विंस करने वाले, तो वो बहुत हंसे। और जब इन्होंने एनी फ्रैंक जो थी वो नेक्स्ट क्लास में भी अपनी उनकी क्लास में फिर से वो वैसी बातें करने लग गई क्लास में, तो उन्होंने एक दूसरा ऐसे इनको लिखने के लिए दे दिया। This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई भी सुधार ना किया जा सके, जिसमें कुछ भी सही करने की गुंजाइश ना हो, बियॉन्ड करेक्शन जिसको कहते हैं। तो दूसरा ऐसे जो मिस्टर कीजिंग थे, उन्होंने क्या दिया, उसका टॉपिक दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। एक ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसा बात करने वाला जिसमें कभी भी कोई सुधार नहीं हो सकता, उसके बारे में ऐसे लिखो। I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब इन्होंने वो ऐसे भी लिख करके मिस्टर कीजिंग को दे दिया, और मिस्टर कीजिंग ने अगले 2 क्लासेस तक कोई भी किसी चीज के बारे में भी, उनकी बात करने के नेचर के बारे में कोई कंप्लेन नहीं की कि क्यों बात कर रही हो, क्यों इतना क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। However, during the third lesson, he finally had enough. अब 2 lessons में तो 2 classes, यहाँ पे lesson का मतलब है classes, कि एक मैथ्स का क्लास हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास। तो 2 क्लासेस तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जब उन्होंने सेकंड ऐसे लिख के दिया, लेकिन तीसरी क्लास में ही हैड इनफ, उनकी जो पेशेंस था वो खत्म हो गया। और उन्होंने फिर क्या कहा एनी फ्रैंक से, एनी फ्रैंक, as punishment for talking in class, write an essay entitled quack quack quack, said Mistress Chatbox. अब जब तीसरे क्लास में भी एनी फ्रैंक ने बातें करना बंद नहीं किया, तो उन्होंने पनिशमेंट दी मिस्टर कीजिंग ने, और क्या कहा कि एनी फ्रैंक, क्लास में बात करने की एज अ पनिशमेंट एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक, यानी कि डक की तरह तुम इतना बातें करती रहती हो और समय क्वैक 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 करती रहती हो डक की तरह, तो तुम्हारा टॉपिक भी यही है, क्वैक क्वैक क्वैक। ये कहा मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने, यानी कि मिस चैटरबॉक्स जो उनका नाम उनको दिया था एनी फ्रैंक को, क्योंकि वो बहुत बात करती थी।
तो ये टॉपिक तुम्हारा है और इस पे ऐसे लिख के लाओ। वैसे ही जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है वो उतनी फनी नहीं है क्योंकि इसमें हॉलोकॉस्ट की भी डिस्क्रिप्शंस है और एनी फ्रैंक ने जो बंद कमरे में 2 साल बिताए हैं उसके एक्सपीरियंसेस हैं और वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत दुख देने वाले हैं। बट ये जो पार्ट आपके चैप्टर में मेंशन्ड है ये बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग सा है, सो आई होप आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। द क्लास रोड। अब रोड का क्या मतलब है कि बहुत जोर जोर से क्लास के जो बच्चे थे वो हंसने लग गए। यहाँ पे रोर का मतलब हंसने से है। तो पूरी क्लास खूब जोर जोर से हंसी जब वो क्वैक 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 वाली बात उनकी टीचर ने कही। आई हैड टू लाफ टू। अब उनको भी हंसी आ रही थी एनी फ्रैंक को, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। इंजेनिटी मतलब क्या होता है कि जो स्किल होती है या चतुराई या फिर स्किल भी कह सकते हैं, आर्ट जिसको हम कहते हैं, कि जब उन्होंने फिर से तीसरा टॉपिक दिया ऐसे का लिखने के लिए कि क्वैक 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 चैटर बॉक्स ऐसे लिख के लाओ, तो पूरी क्लास हंसने लग गई, वो भी बहुत हंसी। लेकिन वो कह रही है कि अभी जो चैटर बॉक्स वाला टॉपिक है ये काफी ज्यादा टॉपिक हो गया है और अब मेरे पास कुछ भी ऐसा आर्ट नहीं बची, यानी कि अब मेरे पास और कुछ बचा नहीं है इस पे, इस टॉपिक पे लिखने के लिए, और कोई थॉट्स मेरे पास नहीं बचे हैं और अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ इसी टॉपिक पे बार बार लिखते लिखते। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब टाइम आ गया था कि मैं कुछ और लिखूं इस पे, अब मैं थक गई हूँ ये चैटर बॉक्स पे लिखते लिखते, और कुछ ऐसा जो थोड़ा ओरिजिनल हो, थोड़ा अच्छा लगे। माय फ्रेंड सेने, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. वर्स का क्या मतलब होता है? पोयम या पोएटिक फॉर्म में जिसमें हम राइमिंग वर्ड्स वगैरह मिलाते हैं। तो इनकी कोई फ्रेंड थी सेने, वो पोएम्स लिखने में काफी अच्छी थी, तो उन्होंने हेल्प अपनी ऑफर की कि वो जो ऐसे है वो तुम लिखो और शुरू से लेके एंड तक वर्स में यानी कि पोएम के फॉर्म में लिखो। और ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी से ये उछलने लगी क्योंकि कुछ ओरिजिनल, कुछ अलग सा ये लिखने जा रही थी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I made sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. अब मिस्टर कीजिंग जो थे वो उनका मजाक उड़ाना चाहते थे एनी फ्रैंक के साथ, यू नो प्ले अ जोक ऑन मी मतलब मेरा उनका मजाक उड़ाना चाहते थे इस रेडिकुलस सब्जेक्ट को देख करके, ये ऐसे लिखवा करके कि क्लास में उनका मजाक बने। बट एनी फ्रैंक ने ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया था, श्योरिटी के साथ कर लिया था कि जो जोक है वो उन पे चला जाए, यानी कि उन एनी फ्रैंक का मजाक उड़ने की जगह जो मिस्टर कीजिंग है थोड़ा सा लाइटर टोन में मिस्टर कीजिंग को हंसी भी आ जाए और मिस्टर कीजिंग पे ये जोक रहे। आई फिनिश्ड माई पोएम, इन्होंने अपनी पोएम पूरी लिख ली और वो बहुत ही सुंदर उभर के आई। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब वो पोएम में स्टोरी क्या थी कि एक वो जो पोएम थी वो मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी। स्वान मतलब होता है हंस और डक मतलब आपको पता ही होगा बत्तख। उनके 3 बच्चे थे जिनको उनके फादर ने काट लिया था और उन बच्चों की डेथ हो गई थी। क्यों काट लिया था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। अब ये इस तरह से मजाक उड़ाते हुए ये एक तरह से फादर जो है वो मिस्टर कीजिंग को ही रेफर कर रही हैं कि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे बच्चे, तो फादर ने उनको बाइट कर लिया था टू डेथ। तो अब कह रही है कि लकीली उन्होंने बहुत डरते डरते लिखा था क्योंकि टीचर पे वो जोक कर रही थी, बट लकीली जो मिस्टर कीजिंग जो उनके टीचर थे उन्होंने उस जोक को लाइटर वे में लिया था, बहुत ज्यादा सीरियस होकर के वो ऑफेंड नहीं हो गए थे, उनको बुरा नहीं लगा था। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. अब वो जो पोएम इन्होंने लिखी थी एनी फ्रैंक ने, वो पोएम मिस्टर कीजिंग ने पूरी क्लास में पढ़ के सुनाई, अपने भी कमेंट्स उस पे लिखे क्योंकि वो समझ गए थे कि पोएम जो है वो थोड़ा सा लाइटर टोन में जोक में उनके ही ऊपर है, और बाकी और जो क्लासेस थे स्कूल में वहां पे भी उन्होंने वो पोएम सुनाई। Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से उस पोएम के बाद से उनको अलाउ कर दिया था एनी फ्रैंक को कि वो क्लास में जितना चाहे उतना बात कर सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा होमवर्क को या किसी पनिशमेंट को दिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके जस्ट ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, मिस्टर कीजिंग जो थे इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। कि मिस्टर कीजिंग जो है इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया कि जो मिस्टर कीजिंग थोड़े से ओल्ड फैशन से और बहुत ही कंजर्वेटिव से रहते थे, वो आजकल बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने लग गए थे और बहुत ज्यादा उनके साथ मजाकिया तौर पे पेश आने लग गए थे। योर्स एनी, तो ये अपने डायरी की जो एंट्री है उसको बंद करती हैं और लिखती हैं तुम्हारी एनी। सो विद दिस द चैप्टर इज एट एंड। आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर्स को देखते हैं।
What is Annie's initial feeling about writing in a diary? क्या शुरुआत में उनकी फीलिंग थी डायरी राइटिंग के बारे में? Annie finds it strange but feels the need to write. उनको बहुत अजीब सा लगता था लेकिन उनको ये लगा कि जरूरत है उन्हें लिखने की. Why does Annie call her diary Kitty? Kitty क्यों कहती थी? She wants a diary to be a friend क्योंकि वो चाहती थी कि वो डायरी जो है वो उनकी दोस्त की तरह रहे और किटी उन्होंने एक नाम चूज किया था. What is the main reason Annie decides to keep a diary? क्या main reason था कि वो डायरी रखना चाहती थी? Because of lack of a true friend, क्योंकि उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं था and he wants an outlet of her thoughts, और वो चाहती थी कि वो अपने जो भी दिल में जो उनके thoughts आते हैं, जो भी दिल दिमाग में thoughts हैं, उसको कहीं वो लिखे, कहीं बाहर निकाले. How many teachers does Annie have and what subject does Mr. Keesing teach? कितने teachers थे Annie के? 9 teachers थे, 7 male teachers थे और 2 female teachers थी और Mr. Keesing जो थे वो maths पढ़ाते थे. Why does Annie have to write an essay for Mr. Keesing? Because she talks too much in the class और वो essay लिखना उनकी punishment थी. What is the subject of Annie's first essay and how does she handle it? पहला essay कौन सा था? क्या subject था उसका? First essay is a chatterbox and Annie argues that talking is a student's trait. और उन्होंने कैसे वो convincing से facts रखे थे कि जो talking होती है वो तो एक student का trait होता है, उसका nature होता है. What is the second essay topic assigned to Annie by Mr. Keesing? Second essay जो था वो था an incorrigible chatterbox. How does Annie handle the third essay topic? जो तीसरा essay उनको topic मिला था उसको उन्होंने कैसे handle किया? उन्होंने एक poem के form में वो essay लिखा जो कि एक duck family के बारे में था और वो जो उनकी punishment थी वो बहुत ही funny सी humor मजाक की तरह सामने आ गई थी और बहुत ही अच्छी सी poem उन्होंने लिखी थी जो Mr. Keesing ने भी बहुत enjoy की थी. What is the outcome of Annie's poem about the duck family? मिस्टर कीजिंग ने अप्रिशिएट किया था उनके ह्यूमर को, जो उनका मजाक करने का ढंग था उसको बहुत अप्रिशिएट किया था. वो जो पोएम थी एनी की डक फैमिली के बारे में वो मिस्टर कीजिंग के ऊपर ही हल्का सा लाइटर काइंड ऑफ जोक था, तो उसको मिस्टर कीजिंग ने बहुत सीरियसली नहीं लिया था और उनके उस मजाक को बहुत अप्रिशिएट किया था. पूरी क्लास में वो पोएम पढ़ी थी और उसके बाद एनी को अलाउ था कि वो क्लास में बात कर सकती थी बिना किसी एक्स्ट्रा होमवर्क के. What date marks the solemn dedication of Annie's diary? अब वो जो बिल्कुल solemn एकदम serious sincere होकर के जो dedicated होकर के वो डायरी लिखने वाली थी उसकी क्या डेट थी, किस डेट से उन्होंने ये चीज स्टार्ट की थी? 20th June 1942. So now we have come to the end of this chapter. If you like the videos, please do like, comment, share and subscribe to the channel. So बहुत जल्द आपसे मिलते हैं next video के साथ. Till then, take care. Bye bye.